सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोकस क्लास ऑफ साइंस। कैसे आप सब लोग? आज का सेशन बेसिकली हमारा नीट 2025 का एक लास्ट शॉट रहने वाला है। बेसिकली जो टॉप 45 क्वेश्चन है, जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके 2025, जो कि आपका 4 मई को पेपर होगा, उसके रेस्पेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। ये समझ लीजिए कि नीट के पेपर से पहले बिल्कुल नीट जैसा पेपर जो है वो आज का रहेगा। तो वीडियो के एंड तक रहिएगा। आज पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। एंड ये हमारा लास्ट वन शॉट एक वीडियो रहेगा बेसिकली नीट 2025 के कैंडिडेट्स के लिए। आई होप आप लोगों को इससे पहले के जो 5 पेपर है वो कम्प्लीटली समझ में आए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो अपने पेपर से पहले है उन 5 लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज that is when light ray is incident on a medium at an angle I refracted into a second medium with angle R। आपको ग्राफ दे रखा है साइन R और साइन I का। बेसिकली ये जो स्लोप है ना, ये थीटा जो है ये स्लोप को बता रहा है। और ये चीज़ का आपको आइडिया है कि स्लोप जो है ना वो रिप्रेजेंट होती है टेन थीटा से, मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अब पॉइंट आता है यहाँ परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे साइन R एंड बेस है यहाँ पर साइन आई। इसका मतलब ये है, और इसी फॉर्मूले को हम किसके इक्वल टू लिखते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल टू लिखते हैं। अब टेन थर्टी कितना हो जाएगा, 1/√3। और इसी को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करेंगे, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे वेलोसिटी का देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो आपको एक वेलोसिटी और क्रिटिकल एंगल के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब है कि दो रिलेशन आपको यहाँ पे स्टैब्लिश करने, जो इस म्यू के फॉर्मूले के साथ में स्टैब्लिश होंगे। पहला क्या हो जाएगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम से। इसका मतलब ये हो गया कि इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे V2/V1, जो कि म्यू का आपका इक्वलेंट होता है, दैट वुड बी इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से हमें ये जो V1 की वैल्यू है ना वो कितनी मिल जाएगी, √3 टाइम ऑफ V2 मिल जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि दैट वेलोसिटी ऑफ, अगर आप यहाँ चेक करें तो फर्स्ट में बोला कि सेकंड मीडियम की वेलोसिटी 1.73 टाइम ऑफ फर्स्ट, जबकि नहीं, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन मिल रहा है कि फर्स्ट मीडियम की जो वेलोसिटी है, इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए दूसरा रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं यहाँ पर, जो कि आपका क्रिटिकल एंगल के रेस्पेक्ट में। अब पॉइंट आता है कि क्रिटिकल एंगल जो है ना वो आपका किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो साइन आई सी बेसिकली जो होता है वो होता है 1/म्यू, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू हो जाएगा कहाँ से कहाँ, आपके सेकंड मीडियम से फर्स्ट है। इसका मतलब ये है कि जो साइन आई सी है ना, दैट वुड बी इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब है कि इसके अंदर सी वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो इन दोनों ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, there are the two lenses of power 10 diopter and -5 diopter, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है। तो पावर के जो कॉम्बिनेशन होता है वहां से जो नेट पावर की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये है प्लस का 10 डायप्टर और ये माइनस का 5 डायप्टर। इसका मतलब जो नेट पावर रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा, दैट इज अ +5 डायप्टर मिलेगा। और प्लस का 5 डायप्टर, इसका मतलब कौन सा लेंस हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, मतलब एज अ कॉन्वेक्स लेंस की तरह ये वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट तो ये आ गया। अब दूसरा पॉइंट जो है उसने बोला है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेल्ड फ्रॉम द लेंस टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। अच्छा, वर्चुअल इमेज है तो एक चीज तो आपको क्लियर है कि इसमें वर्चुअल इमेज कौन सा लेंस बन गया, कॉन्वेक्स। या कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब आपका पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तब। चलिए ये तो एक आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या आंसर आया। तो m इज इक्वल टू क्या होता है आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इससे पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए। तो m इज इक्वल टू f/f-u। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। फोकल लेंथ कितनी है आपके पास में यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आपको फोकल लेंथ पहले निकालनी पड़ेगी। देखिए पावर इज इक्वल टू यहाँ पे 5 डायप्टर मिला है, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। तो यहाँ से अगर मैं f की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो f कितना मिलेगा, द f वुड बी 20 सेंटीमीटर जो है वो आपका फोकल लेंथ आ जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा 20/5
20 माइनस यू। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 40 माइनस 2u इज इक्वल टू 20, द 2u इज इक्वल टू 20, द u की वैल्यू कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट शुड प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्लियर है ये वाला। और आई थिंक यहाँ से भी क्लियर हो गया होगा कि बिकॉज 20 सेंटीमीटर है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट रखना है किसके बीच में, विद इन 20। तो विद इन 20 वैसे तो ऑप्शन में आपके पास 3 ऑप्शन है, बट एक्यूरेट कौन सा आंसर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन आई पीस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब एफ ई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर। एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखिए पहला आपको हिंट यहाँ पे दिया गया फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर इसका जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ ओ अपॉन में एफ ई। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है। व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन। अब देखिए यहाँ से एक दूसरा आपका रिजल्ट आएगा कि अगर मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन है तब मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी होता है। ठीक है, चलिए इन दोनों फॉर्मूले को हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि हमें नीड किस चीज़ की है। देखिए एफ ई दे रखा है, एफ ओ की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पहले हम निकालते हैं एफ ओ की वैल्यू। मैग्निफिकेशन दे रखा है 10, एफ ओ और एफ ई की वैल्यू है 5, तो यहाँ से एफ ओ का वैल्यू कितना मिल जाएगा, दैट वुड बी 50 सेंटीमीटर है आपका एफ ओ ऑब्जेक्टिव लेंस की आपकी फोकल लेंथ वैल्यू। चलिए अब डिटरमाइन करते हैं कि आपकी मैग्निफिकेशन कितना आएगा, ये चेक करते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर अ मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन दैट इज अ 50 अपॉन 5, 1 प्लस 5 अपॉन में मिनिमम डिस्टिंक्ट विजन होता है 25, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज अ 10 टाइम। एंड जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 25, ये 6 टाइम, दिस इज अ 5 टाइम, 5 की टेबल में 2 टाइम, तो मैग्निफिकेशन कितना मिल गया आपको 12 टाइम मिल गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर है ये। तो हमने दोनों जो आपके केसेस होते हैं दोनों को हमने यहाँ पे चेकआउट कर लिया, और आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैंने आपको अगेन बोल रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए है, और ये जो फॉर्मूला है ये आपका मिनिमम जो आपका डिस्टिंक्ट विजन पे अगर आपकी इमेज बनती है देन उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर इमेज आपकी इन्फिनाइट पे बनती है तब टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, आप मुझे ये आप कमेंट बॉक्स में या फिर इसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉर अ कॉन्केव मिरर 1 अपॉन यू और 1 अपॉन वी का ये ग्राफ दे रखा है। बेसिकली प्रैक्टिकल टॉपिक के अंदर इस तरीके का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और इसके अंदर आपको पैरेलैक्स मेथड के थ्रू आपको ये ग्राफ दे रखा है। इसकी जो स्लोप है ना वो -1 है। अच्छा, स्लोप -1 का मतलब क्या है कि m की वैल्यू -1 है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो 1 अपॉन वी और ये जो 1 अपॉन यू है ना, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। तो एक काम करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेते हैं। हमें पूछा एस्टिमेटेड फोकल लेंथ पूछी गई है। अच्छा, एस्टिमेटेड फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो एक काम कर सकते हैं अपन यहाँ पे कि अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी है, इसका मतलब आप एक इसको इसी फॉर्मूले से बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन वी 1 प्लस यू। तो यहाँ से हमें ये तो क्लियर है, किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं, लाइक जैसे हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है आपके पास में 1 अपॉन वी की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू मिल रही है 0.04 माइनस की, एंड 1 अपॉन यू की बात करूँ तो ये मिल रही है 0.06। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 0.1 आएगा। ठीक है, अब इसको हम, ये तो आपका आंसर आ गया, 1 अपॉन एफ की वैल्यू आई, हमें निकालना एफ। तो एफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो 1 अपॉन 0.10, डेसिमल हटाओगे 2 डिजिट, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर जो है वो आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा स्लोप और उसके ग्राफ के रिलेटेड कंडीशंस पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपका सेमीकंडक्टर डायोड के अंदर ये ग्राफ दे रखा है, और इसके अंदर दो कंडीशन बोली है कि अगर V जब -8 वोल्ट हो ना देन रेजिस्टेंस कितना होगा। ग्राफ डायग्राम देखिए, -8 वोल्ट यहाँ कहीं है, तो इसका मतलब है कि जब वोल्टेज -8 था तब उस केस के अंदर करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 माइक्रो एम्पियर। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I, दिस इज -8
एंड दिस इज अ -1 और 10 की पावर -6 माइक्रो में है, तो आंसर वुड बी 8 इंटू 10 की पावर 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट तो आ गया। अच्छा, ऑप्शन में देखेंगे तो आपको मेगा और किलो में दे रखा है, तो 10 की पावर 6 मतलब मेगा ओम हो गया, तो आपके पास में ये दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड, जो बोला है कि अगर डायोड की करंट 10 मिली एम्पियर है, जो कि कौन सी बात कर रहा है, ये फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर बात कर रहा है, तब इस केस के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है दैट रेजिस्टेंस नोन एज अ डायनामिक रेजिस्टेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज का डिफरेंस है, देखिए कोई सा भी पॉइंट ले लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आपको करंट का डिफरेंस आ रहा है 5 मिली एम्पियर का, और वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है आपका 0.1 का। तो 0.1 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर -3, कैलकुलेट करने के बाद में क्या रिजल्ट आएगा, दैट वुड बी 1/5 10 की पावर -4। तो ये जो आर डी आ जाएगा ये हो जाएगा, देर इज अ 0.2, और अच्छा वैल्यू आपको यहीं पे कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर -4, मतलब आर डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2 इंटू 10 की पावर -5 ओम आ जाएगी। बट ऑप्शन अगर आप यहाँ पे चेक करें ना, तो इसके अंदर ऑप्शन है 20 ओम है, मे बी शायद कुछ चेक करें, कुछ गलती तो नहीं हुई अपन से। 0.8 और या 0.7 हो जाएगा, डिफरेंस आ रहा है 0.1 का वोल्टेज में, और करंट का डिफरेंस आ रहा है 5 मिली एम्पियर में। अच्छा, ये पावर जो है ना ये प्लस हो जाएगी, इसका मतलब है कि ये पावर प्लस डेसिमल हटेगा, तो यहाँ पे अच्छा वेट, इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, बिकॉज ये गलती यहाँ मिस्टेक हो गई है, पावर के रेस्पेक्ट में मिस्टेक हुई है। और क्या मिस्टेक हुई है कि ये पावर आपकी 10 की पावर 3 प्लस हो जाएगी, दिस इज 0.2 इंटू 10 की पावर 3, जो कि हो जाएगा 0 पॉइंट, दैट वुड बी, डेसिमल हटाओगे तो 0 पॉइंट, ये आपकी पावर कम कर दो 2, यहाँ पे 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 1, मतलब 20 ओम जो आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, 0 ओम तो आंसर आपका आने से रहा। ठीक है, थोड़ा सा पावर आप चेक कीजिएगा, थोड़ी सी सिली मिस्टेक हुई मुझसे अभी यहाँ पे, बट आप इसको एक्यूरेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कि आपका ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अच्छा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का क्या आपका यहाँ पे टर्म होना चाहिए, या तो आप है ना इधर वाले कैपेसिटर और इसे ओम का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, या फिर 4 माइक्रो फेराडे और 6 ओम के पोटेंशियल का बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसमें करंट डिटरमाइन करते हैं। करंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर इक्वलेंट, यहाँ पे वोल्टेज है 24, और आर इक्वलेंट में 2 ओम, 4 ओम और ये 6 ओम, तीनों एक्चुअल में सीरीज में लगे, बिकॉज यहाँ पे कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है, ये एज अ आपके वायर की तरह वर्क करेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ओवरऑल 12 ओम। तो इसका मतलब करंट कितनी फ्लो करेगी, 2 एम्पियर फ्लो करेगी। अच्छा, 2 एम्पियर फ्लो करेगी, इसका मतलब ये हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम कितना हो जाएगा, देर वुड बी 6 इंटू 2 मतलब 12 वोल्ट हो जाएगा। और एक पोटेंशियल हम निकालते हैं कौन सा, 4 माइक्रोफेराडे के रेस्पेक्ट में। देखिए अगर मैं ना पूरे इस वायर की बात करूं तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, मैं इस वायर की बात कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो यहाँ का जो पोटेंशियल टोटल आ रहा है वो आ रहा है 20 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि कैपेसिटेंस का अगर रेशो दे रखा है यहाँ पे C1/C2 का रेशो देखे ना, जैसे 4/3 डिवाइड बाई 4 मतलब 1/3 मिल रहा है, तो पोटेंशियल का रेशो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसको जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा आपका वन वन रेशो में, और इसको जो पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा 3 रेशो में। इसका मतलब ये हो गया कि 20 वोल्ट के अंदर जो 4 माइक्रो फेराडे पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना मिलेगा, इसको मिलेगा इनडायरेक्टली 5 वोल्ट, और यहाँ मिल जाएगा आपको 15 वोल्ट। मतलब रेशियो के रेस्पेक्ट में आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला था कि आपको दोनों का जो पोटेंशियल मिल गया उनका डिफरेंस निकाल दो, मतलब वी ए माइनस वी बी आपको अगर निकालना है ना, तो 12 -5 कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। कैपेसिटेंस के रेशियो से आप वोल्टेज का रेशियो निकाल सकते हैं, देन उसके बाद डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 7। 5 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर बाउंड टुगेदर टू अ वेरी स्मॉल केबल, और करंट कितनी फ्लो कर रही है, आपको अलग अलग करंट गिवन है, आपके अलग अलग वायर्स में कुछ इस तरीके से आपके केबल से जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एंड इसके अंदर आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग करंट दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, जो टोटल आपका बीडीएल होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऑफ नेट करंट। आपसे पूछा कि मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा है, ठीक है। अब ये जो केबल है ना, ये आपकी एक एज अ सर्कुलर एरिया कंसिडर करेगी, और इसका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो डीएल होगा उसको हम ले लेते हैं उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल टू, मतलब बी, और ये हो जाएगा कितना 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू अपन पुट करेंगे, और टोटल नेट करंट कितनी मिल रही है, अगर आप देखें कि ये 20 एम्पियर, 12 एम्पियर और ये 18 एम्पियर, इसका मतलब ये तो हो जाएगा आपका कितना 50 एम्पियर पॉजिटिव करंट हो गई, और नेगेटिव करंट है -6 और -7, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 13। तो आंसर वुड भी कितना, ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, मतलब म्यू नॉट इंटू 37 हो जाएगा। तो बी आपको फाइंड करना है। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाई 37, और डिवाइड बाई कितना हो गया 2 पाई, और आर की वैल्यू जो है कितनी है, आपसे 10 सेंटीमीटर दूर पूछा ना, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आंसर कितना आएगा, बाकी नंबर तो आपको कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज अ, ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 74, और पावर कितनी बच रही है 10 की पावर -6 टेस्ला, इसका मतलब 74 माइक्रो टेस्ला इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, a proton accelerated by a potential difference 5 kilovolt moves through a transverse magnetic field 0.5 टेस्ला, और आपसे पूछा है कि एंगल थीटा थ्रू विच द प्रोटोन डेविएट्स द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब इनिशियल तो इधर मूव कर रहा था ये, और इसके साथ में ये कितना एंगल बना रहा है, ये आपसे एंगल आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो अब देखो एंगल डिटरमाइन कब होगा, पहले अपन ये पॉइंट समझते हैं। आपको अगर ये एंगल डिटरमाइन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा कि ये जो सर्कुलर मोशन इसने लिया है यहाँ पर, इसकी रेडियस कितनी होगी, एंड सेकंड जो है ना वो आपको वेलोसिटी भी। अच्छा, आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो दे रखा है यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो फिर अपन वेलोसिटी का यहाँ पे रोल नहीं रखेंगे, v के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लेंगे, बट यहाँ पे रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी। अगर कोई भी मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है ना, तो उसकी जो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज अ मोमेंटम अपॉन में क्यू बी। और ये जो मोमेंटम है ना, इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू दैट इज 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिवाइड बाई क्यू बी, ठीक है। ये तो हमें मिल गया रेडियस। अब इसका देखते हैं कि रेडियस बनेगा कहाँ पे। अगर इस पूरा एक सर्कल में कंसीडर करूँ यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से होगा जहाँ पे ये इसका सेंटर होगा, और ये इसकी क्या होगी रेडियस होगी, इसका साथ में एंगल कितना बना रहा है थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना वो दे रखी है कितनी, डी दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन थीटा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में देखिए, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज थी, जो साइन थीटा में आपका परपेंडिकुलर होगा डी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी आर, ठीक है। अब ये यहीं से आपको एंगल मिल जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी की वैल्यू दे रखी है 10 इंटू 10⁻⁻2, और रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी चलिए कैलकुलेट करते हैं बिकॉज पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास आपको रखना है यहाँ पे कैलकुलेट करके, प्रोटोन है इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अच्छा प्रोटोन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सॉरी -27, एंड डिवाइड बाई, अच्छा इसके अंदर और भी वैल्यूज है हमारे पास में, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी आपके लिए। मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में अपन ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आएगी। आर की वैल्यू जो आएगी ये आएगी, देखो चार्ज जो है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2m, और v डिवाइड में ये जो चार्ज है ये q हो जाएगा तो अपॉन में e आ जाएगा, और b जो है वो मैं इसका बाहर शिफ्ट कर देता हूँ, तो r की वैल्यू कितनी मिलेगी
2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और पोटेंशियल दे रखा है 500 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और b की वैल्यू जो है वो दे रखी 0.5, तो इसको मैं बाहर शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब यहाँ रख देता हूँ 0.5। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए मोस्टली जो डाटा है वो तो कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे मास 27 आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा आर का, ये हो जाएगा 1/0.5, मतलब दैट इज 2, और अंदर वैल्यू जो है वो है आपकी, ये हो जाएगी 1000, और पावर अगर कैलकुलेट करें तो कितनी बचेगी, 10⁻⁻11 बचेगी, जो कि कितनी हो जाएगी 2 इंटू √100 और 10⁻⁻10, एंड आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻5 मीटर जो है वो इसकी रेडियस मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये वैल्यू मिली, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं हमारे एक्चुअल डाटा के साथ में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास में, साइन थीटा की वैल्यू d/r हो जाएगी। d की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻2 और ये है 20 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगी। थोड़ा सा पावर में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है ना। अच्छा यहाँ पे +3 था तो ये हो जाएगा आपका वेट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये वाला, आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे जो टोटल पावर हो जाएगी ना, ये हो जाएगी आपकी देयर इज 5। ठीक है, 24 25, हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 100 और 10⁻⁻4, दैट इज 2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2, ये आपको मिल गई रेडियस। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻2 एंड दिस इज 20 इंटू 10⁻⁻2, तो इसका मतलब साइन थीटा जो मिला वो कितना मिल गया 1/2, और 1/2 किस एंगल पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बट अगर आपको थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन अच्छी है तो एट द लास्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, ये भी एक अप्रोच का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं उसके बाद में अदर क्वेश्चन में आपका चांस ही ना मिले। ठीक है, चलिए अगला आता है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ शॉर्ट मैग्नेट इज 16 am², मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट आपको दे रखा है और मैग्नेटिक इंडक्शन जो है 20 सेंटीमीटर अवे पूछा है, कहाँ पे, एक्सियल और इक्वेटोरियल पे। अच्छा पहला पॉइंट तो समझते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है μ0 अपॉन में 4 पाई 2m/r³। इसको आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्सियल एंड इलेक्ट्रिक फॉर इक्वेटोरियल, बिल्कुल कॉमन से फॉर्मूले मिलेंगे, वहाँ पे आपका डायपोल मूवमेंट आ जाता है। और यही फॉर्मूला अगर मैं इक्वेटोरियल पर निकालूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, μ0 अपॉन में 4 पाई और m अपॉन में क्या आ जाएगा, r³ हो जाएगा। इसका मतलब एक्सियल जो है जस्ट इसका डबल है। तो अगर आप देखें ना तो कौन से पॉइंट पे डबल मिल रहा है आपको, एक तो फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है और एक थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। नन ऑफ दिस भी हो सकता है अगर आपकी एक्यूरेट ना है तो हम एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इक्वेटोरियल वाली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो μ0 की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 4 पाई, मैग्नेटिक मूवमेंट है 16 एंड रेडियस है आपकी कितना डिस्टेंस निकालना है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज द 16 इंटू 10⁻⁻7 एंड दिस वुड बी 8 इंटू 10⁻⁻3, मतलब ये 2 टाइम कैंसिल आउट और ये आपका पावर बच जाएगी 4, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला मिलेगा कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे, जो कि इस ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब इसका डबल कौन सा हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻4, मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए किसी एक डाटा को सॉल्व कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि पीएन जंक्शन में साइनसोइडल इनपुट दे रखा है, ये जो इनपुट है आपका, और ये आपका डायग्राम में दे रखा है। आउटपुट वोल्टेज पूछा है यहाँ से। अगर आप देखें ना तो फर्स्ट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल में अगर आप ये माइनस ये प्लस की बात करते हैं तो ये जो डायोड है ना किसकी तरह काम करेगा, रिवर्स बायसिंग की, और रिवर्स बायसिंग की तरह काम करेगा। इसका मतलब इसका जो इनपुट होगा वो लो इनपुट होगा। लो इनपुट मतलब यहाँ पे आपका माइनस का 5 वोल्ट ही रहेगा। माइनस का 5 वोल्ट देखो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है,
इसमें आ रहा है सिर्फ, और बाकी किसी ऑप्शन में माइनस का 5 वोल्ट नहीं आ रहा है। एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह अगर ये काम कर रहा है तो माइनस का 5 वोल्ट आपका यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। फिर भी आप अगले वेव के लिए देख लीजिए, ये प्लस है मतलब ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, दिस इज वर्क एज अ फॉरवर्ड बाइस। इसका मतलब इस केस के अंदर इसका जो आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा, बट हाई कौन सा, दैट इज अ जीरो वाला, नॉट इवन +5, बिकॉज ये आपका सिंगल डायोड है, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो 0 वोल्ट मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द आउटपुट ऑफ द गिवन नेटवर्क, आपका ये रिजल्ट क्या है। अब इस रिजल्ट में कोई ट्रुथ, आपको ट्रुथ टेबल नहीं बनानी है और ना ही इस क्वेश्चन को आपको नंबर के हिसाब से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है इसके रिजल्ट के हिसाब से। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो ये आपका और गेट है, और गेट का जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है, वो हमारे पास आता है A+B का बार। नॉर गेट है इसलिए ऊपर आपका रिवर्स इनपुट हो गया। और उसके बाद ये आपका गेट कौन सा है, दिस इज योर एंड गेट, और एंड गेट में बबल लगी हुई, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अच्छा प्रॉपर्टी कौन सी थी मैं आपको क्लियर करता हूँ। A.A जो है ना, ये आपका वैल्यू क्या देता है, ए ही वैल्यू देता है। इसका मतलब है कि अगर आप A+B का बार इसको A+B के बार के साथ में वापस करते हैं सॉल्व, तो रिजल्ट वापस, और आपका कंप्लीट बार लगा हुआ है, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो वापस क्या आएगा, A+B का बार एंड द वापस कंप्लीट बार। इसका मतलब रिजल्ट इनडायरेक्टली क्या आ गया, A+B आ गया। तो इसका मतलब है कि A+B को आपको किसके साथ में देखना है, यहाँ से दूसरा इनपुट आ रहा है दैट इज अ B, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, AB+B.B, अगेन ये B हो जाएगा, AB+B, B अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, A+1। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि A+1 क्या होता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर A+1 जो है ना, तो इसका मतलब है कि ये वापस रिजल्ट आपको क्या देगा, A ही देगा। तो आपको जो फाइनल आंसर होगा वो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज अ, अच्छा वेट, यहाँ पे ये और गेट की तरह काम कर रहा है, तो ये जो रिजल्ट आएगा ना, ये रिजल्ट आएगा आपका 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज अ B × 1, मतलब B जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसके अंदर लॉजिक्स और जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, एंड फॉर्मूले जो है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अ बल्ब एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले बात करते हैं कि बल्ब यहाँ पे मतलब एज अ रजिस्टर की तरह काम करेगा, और कैपेसिटर यहाँ पे है, तो इसका मतलब कौन सा सर्किट हो गया, द सर्किट इज अ आरसी सर्किट हो गया। आपसे पूछिए कि फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करते हो, तो पहले हम समझते हैं इसके बारे में कि आरसी सर्किट में जेड क्या आता है। जेड मतलब इम्पेडेंस, तो इसका फॉर्मूला आता है देयर इज अ R² + XC²। ठीक है, अब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, तो एक चीज समझते हैं कि XC इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी। अगर आप एफ की वैल्यू बढ़ाएंगे ना फ्रीक्वेंसी, तो ये जो आपका कैपेसिटिव इंडक्टेंस है ना, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक, कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और अगर एक्सी कम हो गया तो जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी ओवरऑल जो है जेड की वैल्यू वो आपकी लेस हो जाएगी। एंड जेड कम होना, इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे एक्सी की वैल्यू कम, जो आपका इम्पेडेंस है वो भी कम हो गया, एंड करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी यहाँ पे, इंक्रीज। और करंट इंक्रीज होना मतलब जो बल्ब है वो मोर ब्राइट, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्राइट होगा, और ब्राइट होगा इसका मतलब है कि बल्ब विल गिव मोर इंटेंस लाइट। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि x0 sin ω t है, इसकी RMS वैल्यू क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो x0 का तो क्या हो जाएगा, x0/√2, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैच हो रहा है। इसके लिए अगर सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, ये आइडेंटिटी बन गई, और आइडेंटिटी किसकी, ये हो जाएगी आपकी sin2 ω t, साइनोसोडल बन गई। इसका मतलब ये इसकी पीक वैल्यू, और इसका अगर RMS निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, x0/2√2, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये बी का थर्ड पार्ट हो जाएगा। चलिए अब इसके लिए सॉल्व करें। इसके लिए क्या रिजल्ट होता है, तो इसके लिए आप करेंगे इस इक्वेशन को ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। मतलब आपको ये वैल्यू जो है ना ये कन्वर्ट करनी है, और जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि √2x0 ये आपका बन जाएगा sin ω t प्लस में π/4 की आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि ये इसकी पीक वैल्यू है। तो यहाँ से क्या आंसर मिलेगा आपको, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको रिजल्ट आएगा
√2 x0 डिवाइड बाई √2, ये कैंसिल आउट, इसका मतलब ये हो जाएगा x0 हो जाएगा। x0 मतलब, अच्छा वेट वेट, मैंने यहाँ पे फर्स्ट के लिए जो ऑप्शन है गलत मैच कर दिया। फर्स्ट में जो आपका मैच हो रहा है मैच द फॉलोइंग, ये हो रहा है सेकंड वाला, और थर्ड में मैच हो रहा है आपका फर्स्ट वाला। कौन सा ऑप्शन में? फर्स्ट में है सेकंड, ये रहा, बी में है थर्ड, बिल्कुल, और सी में फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे इक्वेशंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है that a disk of radius r is charged on its surface with surface charge density sigma, और आपसे पूछा कि टोटल चार्ज ऑन द डिस्क कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के हिसाब से जो सिग्मा का फॉर्मूला था वो क्या होता है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है क्यू अपॉन में एरिया, बट अगर आपके पास में चार्ज बहुत छोटा है देन उस केस के अंदर यही फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू बाई डी ए। अब हमें पूछा है चार्ज बताओ कितना होगा, तो इसका मतलब है कि आप इसको सॉल्व करेंगे क्यू इंटू डी ए, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको चार्ज की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। अच्छा, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, सिग्मा नॉट आर क्यू। और जो एरिया है ना, ये उस सरफेस का टोटल एरिया, मतलब ये पार्ट है जिसके अंदर टोटल आपका सरकमफेरेंस तो हो जाएगा 2 पाई आर, मल्टीप्लाई बाई छोटा सा एलिमेंट डी आर लेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। और एरिया कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2 पाई आर डॉट में डी आर। चलिए कांस्टेंट पार्ट एक बार बाहर लेते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, तो लिमिट बेसिकली आपकी रेडियस अगर आर है ना, कैपिटल आर, तो जीरो से कैपिटल आर इसकी लिमिट हो जाएगी। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, सिग्मा नॉट बाहर हो गया, 2 पाई भी बाहर शिफ्ट हो गया, और आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है आर की पावर 5 अपॉन में 5, लिमिट जीरो से कितनी होगी, कैपिटल आर। तो चार्ज की वैल्यू कितनी मिल गई, ये मिल गई आपके पास में 2 पाई सिग्मा नॉट कैपिटल आर की पावर 5 डिवाइड बाई 5। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे भी आपका करेक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और 15 क्वेश्चन है कि टू कॉन्सेंट्रिक शेल है, रेडियस आर और 3r है, और डायग्राम में गिवन। अच्छा, डायग्राम में अगर आप देखें तो बाहर वाले शेल को कौन सा चार्ज दिया गया, कैपिटल क्यू, और अंदर वाले शेल को यहाँ पे अर्थ कर दिया गया है। अच्छा, अब अगर अर्थ करने से पहले की बात करूँ तो इसका मतलब है कि इस वक्त चार्ज क्या होगा, यहाँ पे क्यू डैश होगा, और अगर अर्थ कर दिया इसका मतलब इसका जो नेट पोटेंशियल है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कैपिटल क्यू और क्यू डैश के बीच में रिलेशन कितना है, कैसे निकालेंगे ये। तो टोटल नेट पोटेंशियल जीरो हो गया, इसका मतलब ये हो गया के क्यू डैश डिवाइड बाई आर प्लस के कैपिटल क्यू, और इसकी जो लेंथ है रेडियस है वो 3r है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से मुझे क्यू डैश जो है ना वो कितना मिलेगा, -q/3 मिलेगा। ठीक है, ये तो हमें मिल गया जो अंदर वाला स्फीयर है उसका चार्ज। अब आपसे पूछा गया है कि पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब देखो, इसकी वजह से, जब कैपिटल क्यू की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, बिकॉज कैपिटल क्यू की वजह से अंदर यहाँ पे जीरो होता है, ये आपको हर एक बच्चे को क्लियर है। हम बात करते हैं अंदर वाले स्फीयर। अंदर वाला स्फीयर जो है ये वाला है, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू डैश, और आपसे यहाँ से कितना दूर पूछा है, 2r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कितना हो जाएगा, के क्यू डैश डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा आपका q/3 एंड दिस इज द 4r स्क्वायर। मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा kq/12r स्क्वायर, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, there is a two polarizer are oriented with the principal planes making angle 60 डिग्री with each other। तो कितनी लाइट जो है उसकी अनपोलराइज रह गई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि पोलराइज में होता क्या है। अगर ये आपकी आपकी अनपोलराइज लाइट है यहाँ पर, दिस इज योर अनपोलराइज लाइट, और अगर आप यहाँ पे क्या यूज में लेते हैं, एक पोलराइजर यूज में लेते हैं, तो अगर इसकी इंटेंसिटी अगर आई है ना, तो जो पोलराइज लाइट होगी इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 1/2 हाफ हो जाएगी। मतलब इनिशियल अगर आई नॉट है तो ये हो जाएगी I0/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ की जो इंटेंसिटी आपकी हर पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, I0 cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब कितनी करंट है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, उसकी जस्ट पोलराइज लाइट की मतलब हाफ हो जाती है। तो I0/2 इज इक्वल टू I0 मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पर, अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वेट इसको अपन रखते हैं यहाँ पर, इनिशियल जो पोलराइज लाइट है ना उसकी इंटेंसिटी को हम रखते हैं यहाँ पर I0/2, और ये एंगल दे रखा है cos स्क्वायर 60। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो हमें रिजल्ट मिलेगा, दैट इज 1/4, मतलब I0/8 मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इतना पार्ट जो है ना वो आपका क्या हो गया,
पोलराइज हो गया। एंड द रिमेनिंग पार्ट जो बच गया, मतलब आई नॉट बाई 8 मतलब कितना होता है, अगर आप इसको परसेंटेज में देखें तो ये हो जाएगा आपका 12.5% पार्ट। इसका मतलब है कि इतना पार्ट तो आपका क्या रह गया, अनपोलराइज हो गया, और बाकी जो आपका 87.5% है ना, ये आपका पोलराइज हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। रेशो को आपको परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि देर आर द फोर मटेरियल, आपसे पूछा कि रेजिस्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर इसको सेट कीजिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे आ जाता है कि रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हो, तो जब भी रेजिस्टिविटी की बात करता है तो इसका मतलब है कि एक ऐसा पर्टिकुलर मेटल जो प्योर कंडक्टर हो या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ इन सब में से, तो सिलिकन जो है ये आपका सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर होता है। इसकी रेजिस्टिविटी जो है ना, ये ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगी, बहुत मतलब हाई होती है। ये आपका एक तरीके से इसके रेस्पेक्ट इन्हीं सब की बात करें तो इसकी होती है 2300 अप्रॉक्स होती है। तो इसका मतलब है सिलिकन जो होगा ये आपका बेसिकली रेजिस्टिविटी जो होगी ना, ये सबसे कम हो जाएगी। यहाँ पर 2300 है तो सिलिकन की रेजिस्टिविटी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में, तीनों में सिलिकन जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। एंड आगे बात करें तो कॉपर, जर्मेनियम और निक्रोम के अंदर सिलिकन की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ओके हाँ, सिलिकन की रेजिस्टिविटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगी। एंड कॉपर और जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम आपका यहाँ पे एक मेटेलॉइड हो जाएगा एंड निक्रोम जो है वो एलॉय हो जाएगा। और एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो प्योर मेटल से आपके ज़्यादा, मतलब ये हो गया कि बेसिकली कॉपर जो है ये सबसे लेस रेजिस्टिविटी कैरी करेगा और सिलिकन जो है सबसे ज़्यादा रखेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना, यहाँ पे आपका करेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसके अंदर जर्मेनियम की बात करूँ तो जर्मेनियम का जो रेजिस्टिविटी होता है वो अप्रोक्सीमेट 0.5 ओम इंटू मीटर होता है, और सिलिकन का होता है 2300 होता है, ठीक है। ये कहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बात कर रहे हैं। ये नॉर्मली एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपको वैल्यू निकाल थोड़ा सा ईजी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देर आर द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोबिलिटी होता है म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब है कि ए के लिए तो आर हो जाएगा। करंट डेंसिटी, ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास में सॉल्व होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। करंट का होता है इन करंट कैरिंग वायर, जिसके अंदर जो करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है एन ई ए वी डी होता है। इसका मतलब ये है कि डी का क्यू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो अपन सिग्मा शो करते हैं, दैट इज जे अपॉन ए करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे एस मैच हो जाएगा। एंड द लास्ट इज द रिलैक्सेशन पीरियड एंड दैट वुड बी एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू रो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूले के साथ में ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आप बताइएगा मुझे इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन अ सर्किट ए एंड बी हैव अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। बी ए दे रखा है 16 वोल्ट, आर वन जो है इसकी वैल्यू दे रखी है 600 और कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है 200। गैल्वेनोमीटर इसमें करंट शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट आगे नहीं जा रही है। तो जो भी करंट जा रही है वो इस वाले पूल लूप में जा रही है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से करंट आई जो है ना इसको पास करवाते हैं एंड पहले चेक करते हैं कि इस वायर जो आर रेजिस्टेंस है ना इसमें करंट कितनी फ्लो करी। बिकॉज आपको इसमें पूछा कि वैल्यू ऑफ वीबी, तो वैल्यू ऑफ वीबी जो है ना ये उतना ही होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, कैपिटल आर के होगा। तो हम करंट निकाल लेते हैं। अच्छा करंट कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग केवीएल। और केवीएल अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर इज इक्वल टू वी ए। तो आई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज द 600 प्लस 200, और वी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 12 दे रखी है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, सॉरी 16 दे रखी है ये वैल्यू, ये वैल्यू दे रखी है 16। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 16 अपॉन में 800 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट, ये करंट की वैल्यू यहीं पे छोड़ते हैं हम ऐसे। अब हमें निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल आर। तो करंट दे रखा है 16 अपॉन में 800, कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है 200। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम और ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऑल्सो 4 टाइम। इसका मतलब है कि वी आर कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। इसका मतलब वी बी की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 4 वोल्ट मिलेगी। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये आपका करेक्ट हो जाएगा।
आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आपके केसीएल केवल के बहुत इजी क्वेश्चन नीट के अंदर बनते हैं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फॉर अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, तो ई और बी क्या, अच्छा ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, तो आपको ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कुछ इस तरीके से ट्रेवल करता है, ये एक दूसरे के क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब होगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। अब आपके लिए आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, ऑप्शन में चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर फॉर्म है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। अगर ऑप्शन नंबर फोर्थ में देखेंगे तो क्या आएगा, 1+1 2 आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में बात करूं तो -1 एंड -1 -2 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बात करूं तो 1+1 2 आएगा। बट ऑप्शन नंबर अगर सेकंड में देखूं तो ये क्या आ रहा है, 1 -1 मतलब जीरो आ रहा है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम पूछा है। अच्छा आपसे यहाँ वेवलेंथ पूछी है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रह जाता है बिकॉज हाइड्रोजन एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट पे जो वेवलेंथ है वो आपको कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में रेडियस कितना होता है, तो रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अब आपको बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट के हिसाब से यहाँ पे क्लियर है कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड अ सर्कुलर ऑर्बिट, उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट वुड बी 2 पाई आर, उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल टू होती है। इसका मतलब फर्स्ट शेल में तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू में 0.53। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 3.14 0.53, ये हो जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.53, तो रफली आपका आंसर आ जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, जो है वो रफली आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुआ, ठीक है। मतलब आपको कुल मिला के क्या करना है, इजी अप्रोच आपको फॉलो करनी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं दैट पिक आउट द अनमैच पेयर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा अनमैच है। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, जैसे एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर की जिसके अंदर हम यूज में लेते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल क्या यूज में आता है, यूरेनियम का आइसोटोप्स, बेसिकली कौन सा 92 यूरेनियम 235। मॉडरेटर कौन सा होगा, तो मॉडरेटर एज अ हैवी वाटर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है सेकंड भी सही है यहाँ तो। और प्रेशराइज वाटर रिएक्टर कौन होगा, ऑब्वियसली वाटर, बिकॉज वाटर इज अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट एंड रिफ्लेक्टर में। बात करते हैं सेफ्टी रोड्स की, तो सेफ्टी रोड्स में बेसिकली क्या यूज में आती है हमारे, कैडमियम यूज में आती है, कैडमियम की रोड्स यूज में लेते हैं, मतलब कार्बन जो है ना यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका यहाँ पे एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन of a hydrogen atom changes from 2.1 to 4.77। अगेन आपको रेडियस दे रखी है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है 0.53 एन स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम की बात कर रही है, आपको ये वैल्यू दे रखी है दैट इज अ 2.12 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इससे कैलकुलेट करूँ ना तो मेरे पास ये जो पहला एन आएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्यूरेट 4 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब एन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये सेकंड शेल की बात कर रहा है, मतलब सेकंड शेल आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं 4.77 के साथ में, तो इसके साथ में अगर कैलकुलेट करूँ रेडियस का फॉर्मूला, तो यहाँ से एन स्क्वायर आ जाएगा कितना, दैट वुड बी 9 टाइम, है ना। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी थी, इसका मतलब थर्ड शेल से कहाँ आ रहा है, सेकंड शेल में आ रहा है, और थर्ड शेल से सेकंड शेल में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एनर्जी का डिफरेंस निकालना है आपको कौन से, थर्ड से सेकंड के बीच में। थर्ड का कितना होता है एनर्जी रिलेशन, तो ये होता है आपका 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है आपका, अगर इसकी सेकंड की बात करूं तो ये होता है 3.4। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगी किसकी, उस फोटोन की होगी, तो 1.89 ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली आपसे उसने ये नहीं बोला कि कौन सी शेल है, आपको शेल आपको खुद से डिटरमाइन करनी है, देन उसके बाद एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24 है दीज आर द रॉड्स जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी गई है। बेसिकली कॉन्सेप्ट कौन सा है, मोशनल आपका ईएमएफ वाला टॉपिक है, जिसके अंदर अगर आप किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और इसको अगर रोटेट करते हैं तो इसका जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये जो रॉड है ना ये एज अ बैटरी की तरह वर्क करती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अगर बैटरी की तरह वर्क करती है इसका मतलब ये है कि ये भी एज अ बैटरी वर्क करेगा, ये भी एज अ बैटरी वर्क करेगा। इसका मतलब एक डायग्राम ऐसा आप ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम कैसा बनेगा इसका कि ये पॉइंट ए है, ये बैटरी होगी फर्स्ट वाली, और दूसरा पॉइंट बी है, और ये बैटरी हो जाएगी आपकी सेकंड वाली।
अब आपसे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो वी ए माइनस वी बी पूछा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका पोटेंशियल पहले ईएमएफ निकाल लेते हैं, कितना होगा। फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो इसका जो ईएमएफ होगा ये होगा हाफ बी ओमेगा, और लेंथ कितनी दे रखी है 2L का स्क्वायर। और सेकंड की मैं बात करूं इसकी, तो इसकी ईएमएफ मिलेगी हाफ बी ओमेगा, और लेंथ एल है तो इसका मतलब ये हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको दोनों को आप सॉल्व करते हैं। अच्छा, दोनों की बैटरी के टर्मिनल अपोजिट लगे हुए, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, इनमें से माइनस कर देना। तो क्या आएगा रिजल्ट यहाँ पर, रिजल्ट आएगा दैट इज अ 4 बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। एक तो ये हो जाएगा और एक हो जाएगा -1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, बैटरी के हिसाब से आप ये ध्यान रखें कौन सी बैटरी की आपको पोटेंशियल ज्यादा है, उस हिसाब से आपको उसको पहले रखना। मतलब ऑप्शन नंबर अगर देखें ना, वैसे तो एक ही ऑप्शन है इसमें आ रहा है, बट ये माइनस का इसका मतलब है कि आपको इसको पहले कंसीडर करना है। तो माइनस का 3/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द पावर ऑफ साउंड फ्रॉम द स्पीकर ऑफ अ रेडियो इज 20 मिलीवॉट। वो कह रहा है कि अगर नॉब को उसका वॉल्यूम कंट्रोल टर्न किया जाए तो जो पावर है ना वो 200 मिलीवॉट यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, तो उसमें डेसिबल में कितनी इंक्रीज होगी ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, ये पूछा गया है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि जो भी आपका पावर में इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब चेंज इन पावर, इसका फॉर्मूला होता है 10 log I2/I1। मतलब उन दोनों की इंटेंसिटी, आपके पास में जो भी आपके पास में आपकी ये साउंड है उनकी इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी बेसिकली डिपेंड करती है किसके ऊपर, पावर के ऊपर। मतलब ये हो जाएगा 10 log देर इज द P2/P1। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास रिजल्ट क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको P2 और P1 की वैल्यू दोनों गिवन है। एक दे रखा है 200 मिलीवॉट और एक दे रखा है 20 मिलीवॉट। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आंसर आएगा, द आंसर इज अ 10 log 20 आ जाएगा। अच्छा, 10 log 20 की वैल्यू कितनी होगी, ये थोड़ा सा देखो, ये आपका एक्चुअल में होता है किसमें, 10 डेसिबल में ही होता है। इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 10, देर वुड बी, ये भी कैंसिल आउट हो गया ना 10 टाइम, तो इसका यहाँ पे वैल्यू 10 ही तो आएगी। फिर तो इसका 10 × 1 मतलब आंसर कितना हो जाएगा 10 डेसिबल हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो है ना ये अप्रोच आपकी एक्चुअल में एनसीईआरटी में कहीं नहीं गिवन है ये। ठीक है, चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर और मास 0.1 kg हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 10⁻⁻6 दे रखी है और रिजिडली फिक्स एट बोथ एंड्स। मतलब दोनों एंड से अगर आप फिक्स कर देते हो देन इस केस के अंदर इसकी जो फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला पहले तो क्लियर होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L द टेंशन इन द स्ट्रिंग डिवाइड बाय द मास डेंसिटी। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पे मास डेंसिटी गिवन है 0.1 kg फॉर अ 1 मीटर, मतलब ये तो आपको गिवन है। और टी की वैल्यू ये आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा, टी मतलब आपको टेंशन, टेंशन कैसे आ जाएगा, इसको निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया। और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्ट्रेस आपका होता है देयर इज अ यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेन। ठीक है, तो सारे पहले तो फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। यंग मॉडुलस बेसिकली क्या होता है आपका, देयर इज अ स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू यंग मॉडुलस, और स्ट्रेन जो है ना इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होता है देयर इज अ डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू में एरिया। अच्छा, ये भी आपका कैलकुलेट हो सकता है बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पे ना आपको देखो कोफिशिएंट दे रखा है स्टील का, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे चेंज इन लेंथ गिवन नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर गिवन है। इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हैं ओरिजिनल लेंथ टेम्परेचर कोफिशिएंट चेंज इन टेम्परेचर, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई एरिया, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी की जो रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा आएगा। अभी वैल्यू पुट करें एक बार, तो ये दे रखा है 2 × 10⁻11। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है 1.21 × 10⁻⁻5। चेंज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, और एरिया कितना दे रखा है, तो एरिया दे रखा है 10⁻⁻6। तो यहाँ से अपन पहले ये टेंशन फोर्स निकालते कितना आएगा, इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा 2 × 20 4
48.4 और पावर हो जाएगी कितनी, पावर तो सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब 48.4 ही बचेगा बस यहाँ पे। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला में, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मतलब कैलकुलेटिव है ये भी, और ऐसे क्वेश्चन आपको 1 से 2 कैलकुलेटिव मिलेंगे। लेंथ कितनी दे रखी है आपके पास में, लेंथ दे रखी है 1 मीटर, और ये रिजल्ट आपको दे दिया 48.4, मास दे रखा 0.1। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी कर दी ना आपके लिए, क्योंकि इस परफेक्ट रूट मिल गया। 484 आपको किसका मिल गया, 22 का। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 हर्ट्ज जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन थी इसके अंदर, फॉर्मूला आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, बट ये है कि हाँ आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, इसका मतलब है कि आप श्योर हो सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि कौन से आपकी ये वैल्यू है जिसके अंदर डायमेंशन इनकी क्या है, इक्वल है। सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है ना वो क्या होता है, लेंथ अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, एंड ये तो होता है वेलोसिटी, और डिवाइड बाय अगर आप किससे कर देंगे, उसी लेंथ से, तो इसका मतलब है कि आपको ये वेलोसिटी ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन होती है t-1, जबकि इसकी डायमेंशन होती है t, ये इक्वल नहीं है। फ्रीक्वेंसी में देखिए दिस इज t-1, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, ये भी t-1 होती है। इसका मतलब यस, इस ऑप्शन में आपको दोनों की डायमेंशन क्या मिल रही है, इक्वल मिल रही है। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बाकी थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर अ मास 1 kg पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ दे रखा है। आपसे बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जो है ना ये x=2 पे यहाँ पे रेस्ट में था, इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे था, और जब 5 मीटर पे पहुंचा देन उस केस के अंदर इसकी स्पीड कितनी है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो समझते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो क्लियर करता है कि आपकी इनिशियल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो है ना, ये फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की क्या होगी, इक्वल होगी। ये तो आपके पास में क्या होगी, वेट, ये तो आपके पास में हो गई फाइनल, और ये वाली क्या हो गई, इनिशियल हो गई। काइनेटिक एनर्जी, फाइनल ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो जो भी एनर्जी है वो सारी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी हुई। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। फाइनल आपको फाइंड करनी है, और फाइनल पे जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 2। इसका मतलब ये हो जाएगी 2। तो कैलकुलेट करें इस फॉर्मूले से, क्या आंसर आएगा, देयर इज अ 4 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, 8 इज इक्वल टू mv स्क्वायर, m की वैल्यू दे रखी है 1, इसका मतलब v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर आपका हो जाएगा 8, जो कि कितना होता है स्क्वायर रूट, दैट इज अ 2√2, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको एक पॉइंट समझ में आया। ग्राफ के अंदर बस आपको देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, और एनर्जी रहती है वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी कंजर्व रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। एक स्प्रिंग है जिसको दो पार्ट में कट किया और लेंथ है 1:2। अगर लेंथ 1:2 है ना, इसका मतलब है कि एक की जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगी वो तो हो जाएगी k/3, और दूसरी की जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2k/3। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का भी क्या मिल गया आपको, रेशियो मिल गया। अच्छा अब पॉइंट आता है कि किस में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप देखें ना तो ये कॉमन एंड से जुड़े हुए, कॉमन एंड इसका मतलब ये जो k1 और ये जो k2 है ना, ये दोनों आपके किस में जुड़ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो k इक्विवेलेंट होता है वो होता है k1 प्लस k2। इसका मतलब है कि आप इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा। अच्छा इसमें फाइंड द पीरियड ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द ब्लॉक पूछा है। 1:2 में है ना, तो 1:2 के लिए आपको स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है भी 1:2 में रखना पड़ेगा। हाँ 1:2 में ही है वैसे तो ये। तो कितना आंसर हो जाएगा ये, टोटल जो के इक्विवेलेंट मिलेगा ये मिलेगा आपको, देयर इज अ 3k/3, मतलब के वैल्यू इक्वल टू मिल जाएगी, बट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ऑप्शन आपको एक भी मैच नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ना इसको एक स्प्रिंग कांस्टेंट को कंसिडर कर लेते हैं, कितना 3k, और दूसरा ले लेते हैं 3k/2। यहाँ से भी आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो मिल रहा है वो क्या मिलेगा, 1:2 ही मिलेगा। ध्यान रखना कि लेंथ का रेशियो है ये वाला, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो ऑटोमेटिकली 2:1 हो जाएगा, तो 2:1 मिल गया। अब यहाँ से के इक्विवेलेंट निकालते हैं हम, यहाँ पे कितना आएगा 3k प्लस 3k/2, तो ये जो के इक्विवेलेंट होगा ये हो जाएगा आपका 9k/2 हो जाएगा। चलिए अब फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2π√m अपॉन में के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो आंसर आएगा कितना आएगा, ये हमारे पास मिलेगा m, दिस इज 9k, और 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज ऑप्शन अगर आपका उसमें मैच हो जाता ना तो वो गलती हो सकती थी। यहाँ पे आपको लेंथ का रेशियो
के रेस्पेक्ट में स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो जस्ट रिवर्स रखना है, मतलब 2:1 में रखना है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3 के कंसिडर किया और हमने इसका कितना हो गया 3k/2 हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक प्रोजेक्टाइल मास m, इसको v वेलोसिटी से यहाँ पे पॉइंट P से थ्रो किया गया, एंगल है 45 डिग्री, और आपसे क्या पूछा है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर हम यहाँ पे देखें ना, इसकी आपको ट्रेजेक्टरी के हिसाब से कंपोनेंट बनाए तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि ये जो कंपोनेंट होता है v का, ये हो जाएगा आपका कॉस का कंपोनेंट, और ये जो होता है ये होता है साइन का। ठीक है, इनिशियल ये था, और जब ये क्यू पॉइंट पे पहुंचा तब इसका ये वाला कंपोनेंट अभी भी कौन सा है v cos 45। और ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन अ प्रोजेक्टाइल, और ये वाली हो जाएगी v sin 45 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे x एक्सिस की अगर मैं बात करूँ ना, x एक्सिस के चेंज इन मोमेंटम में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बिकॉज वेलोसिटी में यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, तो x एक्सिस में आपका 0 हो गया। और वही अगर मैं y एक्सिस की बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा मास है m, और ये हो जाएगा 2v, दिस इज अ साइन 45। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2m आपको ऐसे ही रहेगा, v की वैल्यू वैसी रखिए, साइन 45 होता है 1/√2, और ये कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर हो जाएगा √2mv, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि दैट सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे पर देखिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना, एक्सेलेरेशन 0 देन मूविंग पार्टिकल विल परफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। देखिए अगर एक्सेलेरेशन नेट एक्सेलेरेशन 0 हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कोई सा भी नहीं, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका कैसे मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म में रहेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कांस्टेंट स्पीड मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन जो है ना, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कांस्टेंट स्पीड का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। मे भी हो सकता है, मे नॉट भी हो सकता है। इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कर्व्ड पाथ में रोटेट करेगा, इसका मतलब ये है कि उस केस के अंदर उसका एक्सेलरेशन 0 हो ही नहीं सकता, उसको धीरे धीरे अपनी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी, कॉन्स्टेंटली चेंज करनी पड़ेगी, और कॉन्स्टेंटली चेंज करेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 यहाँ पर नहीं हो सकता, बिल्कुल नेवर भी। ये भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट में आता है कि इफ अ सक्सेसिव टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वेलोसिटी मस्ट बी मूविंग एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आर इक्वल। अगर ये सक्सेसिव इंटरवल में बात करें ना, तो वेलोसिटी जो है ना वो आपकी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, अगर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। तो ओनली S4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि दैट यूनिफॉर्म मेटल रोड यूज एज अ बार पेंडुलम, रूम टेम्परेचर राइज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखिएगा। देखिए हमने एक पहले क्वेश्चन किया था जहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, और यहाँ पे भी आपका पेंडुलम है, तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ना, वो बेसिकली होता है 2π√L/g होता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है। अब इसका देने का अगेन आपको रीजन समझ में आया कि आपको ये वाला कहीं ना कहीं रिलेशन आपको याद रखना है कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन विद परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा ये पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t² 4π² L/g। आप परसेंटेज चेंज देखिए, तो डेल्टा t/t, 4π यहाँ पे कांस्टेंट है, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा L/L, जी का कोई रोल नहीं है बिकॉज ये आपका अभी भी कांस्टेंट है। तो जो भी आपका चेंज आ रहा है वो इन्हीं के रेस्पेक्ट में आ रहा है। कितना आ रहा है, तो चेंज इन लेंथ में कितना लिख दोगे, L0 अल्फा डेल्टा टी, और डिवाइड में ये L हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज सेम है। तो जो रिलेशन आएगा वो किसमें आएगा, अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 10 आ गया। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। अगर आप इसको परसेंटेज में चेंज करें ना, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये t² में या 2 भी आएगा साथ में, इसका मतलब ये 2 आपका लास्ट में क्या रहेगा, डिवाइड में रहेगा। तो आंसर जो होगा वो होगा 10 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज। अब इसका परसेंटेज चेंज, इसका मतलब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट आंसर एज अ 10 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखें यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 10 इंटू 10⁻⁻4 का मतलब
-3, मतलब ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ना यहाँ पे आपका करेक्ट मैच हो रहा है। माइनस का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, जो भी परसेंटेज चेंज हुआ है ये पॉजिटिव चेंज हुआ है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में कि टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m है, ये m है और ये आपका 4m है, एक डिस्टेंस r से हमने प्लेस किया हुआ है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशन फील्ड इज जीरो। देखो एक हिंट दे दिया कि एक पॉइंट p है जहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये जीरो है। इसका मतलब ये है कि इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r माइनस एक्स। पहले इसके हेल्प से लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अगर हो, ग्रेविटेशन फील्ड अगर जीरो हो गया देन इस कौन से पॉइंट पे हुआ है, कौन सी डिस्टेंस पे हुआ है। तो ऐसे करते हैं हम, ये हो जाएगा g स्मॉल m डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और जो दूसरा रिलेशन मिलेगा तो वो अपन इक्वल टू में रख देते g दैट इज 4m, और ये हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। g से g कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा रिलेशन क्या मिलेगा, देयर इज 4x स्क्वायर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज द 2x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, और यहाँ से रिलेशन आपका मिल गया 3x इज इक्वल टू r, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई, r/3 मिल गई। ठीक है, ये तो मिल गया आपको, x मिल गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल जो होगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉल m कितना हो जाएगा gm/x, x की जगह r/3, और दूसरा कौन सा वैल्यू हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे एक बार हटा देता हूँ। दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 4m मास की वजह से g 4m, और ये हो जाएगा r माइनस r/3। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास में, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो देयर वुड बी 4 एंड यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2r, इसका मतलब ये हो जाएगा देयर इज -9 gm/r, जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। आप एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 34, the safe speed of a vehicle over a smooth banked road of radius 150 मीटर 10 मीटर पर सेकंड, अगर विथ दे रखी है 7.5 मीटर, तो हाइट कितनी होगी आउटर एज की। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि सेफ स्पीड होती कितनी है। तो सेफ स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट में आर जी टेन थीटा, अगर आपकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है। अब पॉइंट आता है कि टेन थीटा यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसने बोला है कि ये थीटा जो है ना, इसमें ये जो विथ दे रखी है, दे रखी 7.5 मीटर, आपसे पूछिए कि हाइट कितनी होगी। इसका मतलब ये है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज h अपॉन में 7.5 हो जाएगा। चलिए इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं फिर, तो कि v इज इक्वल टू v की वैल्यू बोथ साइड स्क्वायरिंग करके सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, और ये हो जाएगा h अपॉन में 7.5। v की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 100, r दे रखा है 150 मल्टीप्लाई बाई 10, h आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज द 7.5। डेसिमल हटाओगे तो एक 10 यहाँ हो जाएगा, ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब h इज इक्वल टू मिलेगा कितना 1/2, और 1/2 कितना होता है 0.5 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड ऑन मोनो एटॉमिक आइडियल गैस विच एक्सटेंड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। देखिए कांस्टेंट प्रेशर इसका मतलब है कि जितनी भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे वो इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में काम आएगी। हीट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी NCP डेल्टा टी, और इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी NCV डेल्टा टी, प्लस में वर्क डन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा मुझे NCP माइनस CV इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये तो मिल गया वर्क डन। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन ने पूछा कि फ्रैक्शन ऑफ हीट गोज इनटू वर्क डन, मतलब आपसे Q और वर्क डन का रेशियो पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे कैलकुलेट करेंगे टोटल वर्क डन W अपॉन में टोटल हीट, जो इनका रेशियो पूछा गया है। तो ये तो फॉर्मूला लग गया वर्क डन का कितना NCP माइनस CV, और ये डेल्टा टी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, वर्क डन आपका हीट की एनर्जी हो जाएगी NCP डेल्टा टी, बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब जो भी रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा CP माइनस CV अपॉन में CP। तो इसका मतलब है कि ये आपका सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, देयर इज 1 माइनस CV अपॉन CP। अच्छा 1 माइनस CV अपॉन CV क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है एक्चुअल में गामा इज इक्वल टू होता है जो आपकी एटोमिसिटी को बताता है, ये होता है CP अपॉन CV होता है, इसका रेशियो जो होता है। इसका मतलब इसको लिख दो 1 अपॉन
1 अपॉन गामा। अच्छा, कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक आइडियल है, तो मोनो एटॉमिक के लिए आपको गामा की वैल्यू कितनी होती है? 5/3, मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन में 5 और ये हो जाएगा 3। द आंसर वुड बी कितना? 2/5 इज योर करेक्ट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पीवी और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है, और पीवी और टीवी का ग्राफ क्या होता है? आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसका मतलब ये हो गया कि पीवी और टी का जो ग्राफ होगा वो एन इंटू आर को बताएगा। देखो आर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जो भी डिपेंड करेगा आप किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको थोड़ा सा इसके अंदर आइडिया है तो आपको पता चलेगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, ये आपके कब ज्यादा होते हैं? जब आपका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, वो आपका क्या हो, कम होना चाहिए। अब हमारे पास कौन सी तीन गैस हैं? अब अगर आप स्लोप में देखें ना, तो किसकी स्लोप ज़्यादा मिल रही है? यहाँ पे सी की स्लोप ज़्यादा मिल रही है, और सी की स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो इसका वेट ऑटोमेटिकली कम होगा। हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, तीनों में अगर मैं चेक करूँ तो सबसे वेट कम किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। इसका मतलब सी कौन शो करेगा? हाइड्रोजन। इसमें भी आपका हाइड्रोजन शो कर रहा है। बी कौन शो करेगा? बी शो करेगा हीलियम। एंड देन ऑक्सीजन आपका ए शो करेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर स्लोप और रेशियो के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि a string of length 2 meter can withstand of maximum tension 16,000 Newton and mass दे रखा 2 kg tied at one end rotated in a horizontal circle, maximum number of rotation कितना शो करेगा? तो देखो, अगर यहाँ पर ये स्ट्रिंग जो है ना, इसको मैं ऐसे टाई करता हूँ एक ऑब्जेक्ट के साथ में, और ये इस तरीके से रोटेट करेगा जहाँ पे एक सर्कुलर रोटेशन लेगा ये इस तरीके से, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर लगने वाला जो टेंशन फोर्स होगा ना, दैट वुड बी इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स। और सेंटीपिटल फोर्स कितना? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब जो मैक्सिमम टेंशन मिलेगी वो किसके इक्वल टू होगी? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की हो जाएगी। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। कैसे? चलिए वैल्यू पुट करते हैं। टेंशन कितना दे रखा है? 16,000, तो ये हो जाएगा 16,000। मास दे रखा है कितना? 2 kg। ओमेगा को कैलकुलेट करके क्या लिख देंगे? 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। और लेंथ कितनी है उसकी स्ट्रिंग की? 2 मीटर है। तो यहाँ से हो जाएगा 16,000 अपॉन में ये 2 टू ज़ 4, और इसके साथ में 4 पाई स्क्वायर भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दैट वुड बी एफ स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितना टाइम? 1000 टाइम। मतलब एफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल गया? 1000 अपॉन में पाई स्क्वायर। क्लियर है? और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो पाई स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखा है, कितना दे रखा है? दैट बी जी, और जी की वैल्यू थी 10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे पास में? यहाँ पे 10 हर्ट्ज जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो है ना वो 10 हो जाएगा। मतलब 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड जो है इसके नंबर ऑफ क्या होंगे? रोटेशन होंगे। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ एल रेडियस आर और रेट दे रखी है वी, द रेट ऑफ फ्लो इन अनदर कैपिलरी ट्यूब किसकी होगी? जो लेंथ है 12 और रेडियस कितनी है? 2v है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले हम एक और थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आपको आइडिया होना चाहिए कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है ना वो बेसिकली क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आपको अकॉर्डिंग टू पॉइजलेज लॉ, ये टॉपिक भी आपको शायद अभी रिसेंट के एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि पॉइजलेज लॉ जो होता है ना वो क्या बताता है, वो क्या डिस्क्राइब करता है कि जो भी फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप, कोई भी सिलेंड्रिकल अगर पाइप ले लूँ ना मैं यहाँ पे, उसमें जितना भी आपका फ्लो वाटर फ्लो करेगा वो आपका किसके रेस्पेक्ट में होगा? कि जितना भी रेट ऑफ फ्लो होगा क्यू, दैट थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब, इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट होगा। और फॉर्मूला क्या होता है? पाई इंटू आर की पावर 4 चेंज इन प्रेशर एंड डिवाइड बाई 8 इंटू नीटा मल्टीप्लाई बाई लेंथ। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। और इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे यहाँ पे समझ में आएगा कि ये जो अच्छा इस क्वेश्चन में आपका ये जो रेट ऑफ फ्लो है ना ये कैपिटल वी से आपको डिनोट कर रखा है। इसका मतलब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ये लिख देता हूँ कैपिटल वी। और यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आर और एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि मैं वी जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके लिए लेता हूँ? आर की पावर 4 और डिवाइड बाई एल। इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेंथ डबल कर रहा है और रेडियस को भी डबल कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा देयर इज अ
16 टाइम ऑफ इनिशियल रेडियस, 16 टाइम ऑफ इनिशियल रेडियस हो गया, और लेंथ हो जाएगी 2 टाइम। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 8 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मैच द मतलब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा, बट मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि जितना भी आपका रेट ऑफ फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, आर की पावर 4 अपॉन में एल के होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। और 39 क्वेश्चन ये है कि इंटरनल फोर्स क्या चेंज कर सकते हैं। तो एक चीज आपको जैसे आप इसमें टॉपिक में क्या दे रखा है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, हर ऑप्शन में ये चीज है। इसका मतलब आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम जो है ना ये कब चेंज होता है। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन और सेकंड लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर हमें एक चीज क्लियर है कि जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, लीनियर मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओ तब तक चेंज नहीं होगा। तो इंटरनल फोर्सेस का कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंटरनल फोर्स का नहीं होगा। बट अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें ना, तो ये अलग अलग मैटर में वर्क करता है। लाइक जैसे गैसेस के अंदर इंटरनल और आउट एक्सटर्नल दोनों के ऊपर वर्क करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी तो चेंज करेगा बट लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट ये। ओके क्वेश्चन नंबर 40 पे आता है, ग्लास बॉल कोलाइड विद अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी दे रखी है ये वाली। देखिए कैसे बोला है कि एक स्मूथ सरफेस है और एक ऑब्जेक्ट है जो इधर से ट्रेवल कर रहा है और यहाँ आ रहा है, और इसका जो मोशन दे रखा है वो एक्स एक्सिस में दे रखा है ए और वाई एक्सिस में दे रखा है बी, ठीक है। माइनस बी होगा मतलब रिवर्स में हो गया। ये यहाँ से कोलाइड किया और कोलाइड करने के बाद इधर चला गया, इधर जाने के बाद में इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई हो गया। तो इसमें एक चीज अगेन क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में फिर से कोई चेंज नहीं होगा, तो ए ही रहेगा। बट जो आपकी वाई एक्सिस है ना, ये हो जाएगी कितने टाइम, बी ऑफ ई हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आफ्टर कोलाइजन जो वेलोसिटी होगी वो क्या कंसीडर होगी, वो होगी ए आई कैप और प्लस का बी ई जे कैप हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। और इजीली हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपको काइनेमेटिक्स का बेसिक्स आपको अच्छे से आता है तो। ओके अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक डिस्क है जिसका मास 9m है, इसमें से r/3 आपने रिमूव किया है। और अगर r/3 रिमूव करोगे तो आपको पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कितना मास रिमूव हुआ। अगर टोटल मास 9m है, इसका मतलब है कि आपने 1/3 रेडियस निकाली, तो मास कितना निकल गया, m यहाँ पे रिमूव हो गया। ये रिमूव मास है, ध्यान रखिएगा, दिस इज योर रिमूव मास। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनिशिया ड्यू टू जो आपका डिस्क है अबाउट ओ। ओ पे अगर हम कैलकुलेट करें मोमेंट ऑफ इनिशियल डिस्क कितना होता है, पहले तो फॉर्मूला याद रहे, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। तो अगर मैं पहले चेक करता हूँ स्मॉल डिस्क की, तो इसका मोमेंट ऑफ इनिशिया कितना हो जाएगा, एम r/3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये तो हो गया कहाँ से, अराउंड सेंटर। और टेंजेंट की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, एम और कितना दूर है, ये डिस्टेंस है आपके पास में 2r/3, तो ये हो जाएगा 2r/3 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आंसर आएगा, एम आर स्क्वायर बाई this is a 9 to the 18 and this is 4 mr square by 9। कैलकुलेशन के बाद एलसीएम होगा 18, तो ये हो जाएगा आपका कितना, दर इज अ 9 mr स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू मिलेगी कितनी, mr स्क्वायर बाई 2। ये मिल गई आपकी स्मॉलर डिस्क की। अगर मैं बड़े वाले डिस्क की बात करूं, ये तो मोमेंट ऑफ इनिशिया किसका मिल गया, स्मॉलर डिस्क का। अगर मैं बड़े वाले डिस्क की बात करूं तो अराउंड ओ जो है उसका रिजल्ट कितना मिलेगा, मास है 9m, तो 9m स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आपका नेट इनिशिया कितना होगा। तो नेट इनिशिया जो रिमेनिंग डिस्क वो हो जाएगा कितना, 9mr स्क्वायर बाई 2 में से माइनस कर दीजिए mr स्क्वायर बाई 2 को, तो रिजल्ट कितना मिलेगा, दैट इज 8mr स्क्वायर बाई 2 एंड आंसर हो जाएगा 4mr स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ना यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपका सेंटर ऑफ मास से भी बनता है, तो वहाँ का कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए। चलिए लास्ट स्लाइड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें बोला गया है कि यूनिफॉर्म क्यूब ऑफ साइड कितनी दे रखी है, ए और मास दे रखा है, एम दे रखा है। अब आपसे क्या बोला गया है, आपसे ये बोला गया है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं जो कहाँ पे लग रहा है, सरफेस से 3a/4 डिस्टेंस पे लग रहा है, वन ऑफ द फेस लग रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ये फोर्स कितना होना चाहिए जिससे क्यूब बिगिंस टू टॉपल अबाउट द एज, मतलब ये यहाँ से इस पॉइंट से क्या करे, ये मतलब रोटेशन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो पहले पॉइंट ये समझते हैं कि सबसे पहले पॉइंट समझते हैं कि आपका
कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें ना, तो एक तो आपका फोर्स लग रहा है सेंटर पे कितना लग रहा है, इसका मास m है तो ये लगेगा mgb, और कितना ऊपर लग रहा है ये, तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कितना, ये दे रखा है आपका a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, कहाँ पर, ऊपर की तरफ लग रहा है, जो इसको क्या कर रहा है, मतलब होल्ड करके रख रखा है। आपको मिनिमम फोर्स F बताना है कितना लगेगा। तो अगर मैं इसकी टिपिंग की कंडीशंस की बात करूँ ना, तो ये कब टिप करना स्टार्ट करेगा, जब आपके अंदर अप्लाइड जो फोर्स है ना वो किसके इक्वल टू हो, ये जो अप्लाइड आपका टॉर्क, अप्लाइड टॉर्क की बात कर लेते हैं। आपका जो अप्लाइड टॉर्क ड्यू टू किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, ये किसके इक्वल टू होना चाहिए, द टॉर्क प्रोड्यूस बाय mg, ठीक है। तो इसका फोर्स कितना होगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस, अगर f है और सॉरी फोर्स f है और डिस्टेंस हो जाएगा कितना, दिस इज 3a/4, एंड टॉर्क ड्यू टू द mg जो होगा ये कितना हो जाएगा, फोर्स है mg और कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है ऊपर टॉप बेस से, a/2 से। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो जो f की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, द f वुड बी 2mg/3 मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं कि टाइम पीरियड फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट आर इज 2 days एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट। वही टाइम पीरियड अनदर सैटेलाइट का कितना है, 6 days है। देखिए जहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल टाइम पीरियड की बात आती है, वहां पे ये रिलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। कौन सा रिलेशन है हमारा, कि t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। पहले वाले सैटेलाइट की बात करें तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, दैट t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू r1³ अपॉन में r2³। तो यहाँ से मुझे दोनों का क्या मिल जाएगा, रेडियस का रेशो, और वो कितना मिलेगा, r1 r2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t1 अपॉन t2 की पावर कितनी, 2/3। अच्छा टाइम पीरियड कितना दे रखा है दोनों का, तो एक का टाइम पीरियड दे रखा है 2 days, दूसरे का टाइम पीरियड दे रखा है 16 days। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो क्या रिलेशन आएगा, r1/r2 इज इक्वल टू 1/8 की पावर 2/3, जो कि कितना होता है, ये होता है 1/4 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो दूसरी रेडियस मिलेगी वो कितने टाइम मिल जाएगी, दैट वुड बी 4 टाइम ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट की रेडियस, मतलब आर हो जाएगा 4। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना हो गया, 4r हो गया, इसमें भी 4r है, मतलब दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में, कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में आपको क्या पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट में gm अपॉन में आर। इसका मतलब है कि v जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, ऑर्बिटल रेडियस के। अब आप यहाँ से आई थिंक कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक का वैल्यू आर आया, एक का वैल्यू 4 आ रहा है, इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली v0/2 हो जाएगी। क्लियर है ये आप रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, ये रेशो आप खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मैन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm, 10 वर्नियर स्केल 9 मैन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है, और हम स्फीयर का डायमीटर यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं कि मेजर कैसे करना है, पहले वो समझते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे पहले आपको लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, और लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। VSD कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो क्वेश्चन में मेंशन है आपके पास में कि 10 VSD किसके इक्वल टू है, 9 MSD के। तो इसका मतलब है कि 1 VSD की वैल्यू हो जाएगी 9/10 MSD। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो ये रिलेशन कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1/10 MSD। एक MSD दे रखा है 1 mm, तो इसका मतलब 0.1 mm आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इसी को अगर मैं सेंटीमीटर में कैलकुलेट करूँ तो 0.01 सेंटीमीटर आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टोटल रीडिंग। तो टोटल रीडिंग होती है MSR प्लस दैट इज अ VSR। तो MSR उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 0 मार्क कहाँ पे लाई कर रहा है, बिटवीन 2.0 से 2.1। इसका मतलब MSR हो जाएगा 2.0, और लीस्ट का इसका फॉर्मूला होता है N इंटू LC। N मतलब कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, फिफ्थ वाला। तो 2.0 प्लस 5 इंटू 0.01, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.05 सेंटीमीटर आपकी टोटल रीडिंग मिल जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, और क्वेश्चन है कि कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 1 mm dipped in a through a containing mercury amount of by which the level of mercury dipped down the relative normal level। देखिए मर्करी यूज में लिए, इसका ऑब्वियसली इसका मतलब होगा कि जो आपका अमाउंट ऑफ लेवल होगा ना डिप होगा, और डिप कितना होगा ये आपको यहाँ पे क्या करना है,
कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डायग्राम से पहले समझिए इसके बारे में। तो मैं ये वाला पार्ट यहाँ पर बेरेज कर रहा हूँ कि क्या होता है कि बेसिकली जैसे आप मर्करी यूज में लेते हो ना, और इसमें आप कैपिलरी ट्यूब डिप करते हो, तो इसका जो लेवल है ना अमाउंट का, वो ऐसे कम हो जाता है, मतलब इस तरीके से कम हो जाता है। और ये जो हाइट है ना, ये आपको कैलकुलेट करने की कितना कम हुआ ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जैसे पार्ट हो गया पूरा का पूरा क्या हो गया, मर्क्यूरी का हो गया। अच्छा, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाय दैट इज अ r रो मल्टीप्लाई बाई जी। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द हाइट। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके फ्लूइड डायनामिक्स में से बहुत बार पूछा गया है। तो आपको सारी चीज़ यहाँ पे गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं। तो एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट इज अ 2, टेंशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपके पास में यहाँ पे एक एक वैल्यू जो है वो गिवन है। जैसे टी की वैल्यू अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू दे रखी है 0.465 न्यूटन पर मीटर दे रखी है, मतलब सरफेस टेंशन दे रखी है। तो यहाँ पे आपको टी की वैल्यू दे रखी है 0.465, और कॉस के अंदर कितना एंगल बना रहा है, कॉस 135। अच्छा, कॉस 135 को मैं यहाँ पे अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। कितना होता है कॉस 135? ये होता है आपका माइनस का 1/√2 होता है, मतलब माइनस का माइनस का 0.70 होता है। तो मैं ये वैल्यू रखता हूँ 0.70, एंड डिवाइड बाई रेडियस दे रखी है कितनी, 1 mm। डेंसिटी वाटर की जो है मर्क्यूरी की आपके पास में दे रखी है 13.6 इंटू 10⁻³ एंड मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आपको आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। मे बी शायद इसका जो आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इजी हो रही है वैसे देखा जाए तो, आपको 13.6 ये हो जाएगा 3 टाइम 21, अप्रोक्स आपका 4.8 समथिंग आ रहा है, मतलब 5 mm कहीं ना कहीं आपका आंसर आएगा। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा सेशन खत्म हो जाता है, और जो हमने नीट का टारगेट लेके चले थे उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिए हैं कुल मिला के आपके 6 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए हैं। हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने सारे के सारे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सेशंस बहुत अच्छे लगे होंगे। नीट 2025 के बच्चे जो है वो हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, अप्रोच देखिएगा किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, और विद इन एक टाइम पीरियड आप मार्क कीजिएगा कि 1 आवर 15 मिनट्स और 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर आप अपना फिजिक्स का पेपर खत्म कीजिएगा, बिकॉज तब आप आराम से 45 में से 42 43 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी क्वेश्चंस बनते हैं, ट्राई कीजिएगा उसको अटेम्प्ट करने की और फाइनल आंसर यहाँ पे टिक करने की। आई जस्ट वांट कि आप बहुत अच्छा से करें। एंड इसके साथ में मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है नीट के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, काफी आज के लिए जुड़े रहिएगा चैनल से, एंड कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।